हाँ, तो देखिए, जितने भी बच्चे देखिए कक्षा 7 के हैं और हमारा देखिए विषय है विज्ञान भारती। तो जिसमें देखिए अध्याय है हमारा 19 और जिसका नाम है प्यारे बच्चों जल। तो आज हम अपने इस अध्याय के अंदर में ये देखेंगे कि जल क्या है, उसकी प्रकृति क्या है और वो हमारे लिए कैसे हानिकारक है और कैसे हमारे लिए लाभदायक है। तो आज हम इस जल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये हमारी बेसिक शिक्षा परिषद की स्मार्ट क्लास है। इसमें आज हम जल पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारी स्मार्ट क्लास है। क्लास में भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। आजकल बेसिक शिक्षा परिषद में स्मार्ट क्लास जब से बनना शुरू हुई तब से पढ़ाई में चार चांद लग गए और बहुत अच्छी एकदम बेटर पढ़ाई होने लगी है। तो अब हम देखिए, अब हम सारी चीज़ को बड़ा ध्यान से समझेंगे कि आखिर में जल के बारे में अब हमें अच्छी तरह से पढ़ना है जो हमने पावर पॉइंट के अंदर में लिखा है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर एक हल्की सी बात को ही समझने की ये कोशिश करेंगे कि आखिर में जल की अगर हम बात करें तो देखिए जल पृथ्वी पर पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण यौगिक है। अगर हम जल की अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जल की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं पृथ्वी पर पाए जाने वाला ये सबसे महत्वपूर्ण यौगिक है, कंपाउंड। ठीक है, जल सभी सजीव प्राणियों की जरूरत है। इसके बिना जीवन यापन करना संभव नहीं है। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, मान लीजिए ये प्राणी आपको दिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये हिरन है, ये इंसान है। उसके अलावा आप भैंस को समझ लीजिए, गाय समझ लीजिए। ठीक है, कुत्ता, बिल्ली, मानव, जितने भी सारे जीव हैं, चाहे तरह पेड़ पौधे, हम सब की बात करें तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों, जितने भी प्राणी होते हैं सबके लिए सबसे पहले बात ये है कि प्राणी क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, जरूरत है। अर्थात हम यहाँ पर ये कह रहे हैं पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। वो किसी प्रकार से जीवित नहीं रह सकता, वो मर जाएगा। पानी सभी की जरूरत है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जल के बिना जीवन असंभव है, क्योंकि हमारे शरीर की सभी जैविक प्रक्रियाएं जल के बिना असंभव है। क्योंकि देखिए जल के बिना जीवन असंभव है, क्योंकि जल, अगर हम जल पीते हैं तो हमारे शरीर में देखो बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जिससे क्या होता है, हमारे शरीर का, देखिए मतलब हमारे शरीर में भोजन है, भोजन को लसलसा करना, हमारे शरीर की बहुत सारी एक्टिविटी करना, तो हमारे शरीर को हानिकारक चीज़ों को क्या है, जल के माध्यम से बाहर निकालना। ठीक है, और बहुत सारे ऐसा खाना खाने को, डाइजेशन की बात करते तो पानी भी हम पीते हैं, तो पानी क्या है, हमारे खाने को जो डाइजेस्ट होता है उस डाइजेशन को, यानी खाने को पचने में पानी बहुत मदद करता है। पानी की हम यहाँ पर ये कह सकते हैं बहुत बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरत है। तो हमारी पृथ्वी पर 3/4 अर्थात हम कह सकते हैं 75% भाग जल से घिरा हुआ। अगर हम पृथ्वी की बात करें, अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर लगभग आप समझ लीजिए 75% हमारा क्या है, जल है। ठीक, तो जल हमारा क्या है, पृथ्वी पर बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, अब देखिए हमें जल क्या है, जल एक प्राकृतिक स्रोत है। जल को किसी ने बनाया नहीं है। जल पृथ्वी पर क्या है, एक प्रकृति के द्वारा अपने आप बनने वाला एक स्रोत है। ठीक है, तो जल पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला एक स्रोत है। यह प्राथमिक स्रोत है जो भूमि के ऊपर और नीचे, मुझे दोनों जगह मिलता है। ठीक है, भूमि के ऊपर की बात करें। ठीक है, दूसरी बात देखिए, अगर यहाँ पे भूमि के ऊपर की बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं भूमि है, ये भूमि है, तो इसकी वजह नदियों, तालाब, फालाब उसके रूप में मिलता है। अंदर की बात करें तो हम देखिए अपने घर में समर लगाते हैं, समर से पानी निकालते हैं। ठीक, कुएं से पानी निकालेंगे, ये सब क्या जमीन के अंदर मिल रहा पानी, जमीन के ऊपर तालाब के रूप में मिल रहा है, झील के रूप में मिल रहा है। ठीक है, और उसके अलावा नदियों के रूप में मिल रहा है। ठीक, समुद्र के रूप में मिल रहा है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो जमीन के ऊपर मिल रही हैं। जल की अगर हम बात करें तो जल एक ऐसा यौगिक है जो प्यारे बच्चों देखिए ठोस, द्रव व गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। देखिए जल ठोस में भी मिलेगा मुझे, द्रव में भी मिलेगा, गैस में मुझे, तीनों रूपों में देखने के लिए द्रव, तीनों रूपों में देखने के लिए हमें यहाँ पर क्या मिलता है, पानी। ठीक है, तो ये देखिए ठोस है और ये है देखिए द्रव और ये है देखिए गैस।
इसीलिए तो कहते हैं कि पानी की 3 अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक, हमें खूब अच्छी तरह से क्लास में पढ़ा है। भारत में जल स्रोत जैसे मान लीजिए नदियाँ, नदियों से देखो हमें खूब जल मिलता है। उसके अलावा झीलें, यहाँ पर भी हमें जल मिलेगा। उसके अलावा देखिए समुद्र है, समुद्र में तो जल अपार भरा हुआ है। उसके अलावा तालाब आदि। जबकि भूमिगत जल की बात करें तो भूमिगत जल मुझे वर्षा बर्फ से मिलता है। तो भूमिगत जल वो होता है, जैसे मान लीजिए वर्षा होगी तो वर्षा में क्या होता है, पानी बरसता रहता है, तो वो पानी क्या धीमे 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 हमारी ज़मीन के अंदर में रिसता रहता है और ज़मीन के अंदर चला जाता है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वो पानी क्या होता है, हम नल लगा करके या ट्यूबवेल लगा करके या समरसेबल लगा करके हम पानी अपने खेतों में देते हैं, पीने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमें इस प्रकार से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जल क्या है, हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि हमें भूमि के ऊपर भी मिल रहा है और हमें भूमि के नीचे भी मिल रहा है देखने के लिए। जब हम जल की बात हो गई है तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जल की अगर हम बात करें तो समुद्र के अंदर में हमें 97% जल मिलता है, सबसे अधिक समुद्र में। ठीक, सबसे अधिक। ठीक है, सबसे अधिक। दूसरी बात करते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ। ये देखो बर्फ दिख रही है, ये देखो बर्फ है, बर्फ के पहाड़, बर्फ के पहाड़। ठीक, बर्फ जिन्हें हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर। तो ये देखो बर्फ के पहाड़ है, तो ये बर्फ के पहाड़ क्या होते हैं, ये देखो पिघल रहे हैं, पिघल रहे हैं तो इससे पानी निकल रहा है। तो पानी धीमे धीमे नदियों के द्वारा कैसे भी करके, नदियां जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, बहुत सारी ये नदियां हैं, तो नदियों के द्वारा क्या वो पानी निकलता रहता है, जो कि हमें आसानी से मिल जाता है। भूमिगत, जैसे भूमिगत मतलब जमीन के नीचे, जैसे झील, नदी, तालाब। हमें ऐसा देखो भूमिगत है या झील है, नदी है, तालाब, यहाँ पर हमें केवल 1% मिल रहा है और ग्लेशियर हमें 2% मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं पीने वाला जो पानी है, ज़्यादातर पीने वाला पानी, पीने वाला पानी क्या है, हमें देखिए 2% तो वो हो गए, प्लस 1% बराबर हमें 3% ही मिला है। तो 3% पानी वो है जो हमें पीने के लिए मिल रहा है। भाई 97% जो पानी है वो तो खारा पानी है, हमारे तो पीने के लायक नहीं, तो हम पियेंगे तो उससे ज़्यादा बीमार पड़ जाएंगे, मर जाएंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं केवल 3% जल ऐसा है जो कि हमारे काम के लायक है। जल का संगठन, अगर हम जल के संगठन की बात करते हैं तो जल का संगठन मतलब जल का संगठन। ठीक है, जल का संगठन इसका मतलब होता है कि जल किन किन यौगिकों से मिलकर के बना है। अगर हम बात करें सामान्य रूप से, एक तो होती है हाइड्रोजन और एक होती है ऑक्सीजन, इन तत्वों से मिलकर के बना होता है। ठीक तो देखिए ये है, देखिए हाइड्रोजन और ये है ऑक्सीजन, इन दोनों के तत्वों से क्या मिलकर बना होता है, जल। जल का विद्युत अपघटन। ठीक, अगर हम विद्युत अपघटन करते हैं तो देखिए जल का विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। यह है जल, जल का हम अपघटन कर देते हैं, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो गया। जैसे कि मान लीजिए ये है देखिए, ये है आपका जल का विद्युत अपघटन, जल का विद्युत अपघटन। ठीक, इसे देखिए आप यहाँ पर। तो जल के विद्युत अपघटन की अगर हम बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक बर्तन है, ये है हमारे पास एक बर्तन, और इसमें हमने डाली है इलेक्ट्रोड। इसमें ये क्या पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर बैटरी से क्या दूंगा मैं, करंट। जैसे यहाँ पर क्या दूंगा मैं, बैटरी से करंट, और ये हमने किसी बैटरी से कनेक्शन कर दिया। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स पर देखते हैं तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पर, एक इलेक्ट्रोड पर हमें मिलेगी ऑक्सीजन, यहाँ पर मिलेगी, एक पर मिलेगी ऑक्सीजन और एक पर मिलेगी हाइड्रोजन। अगर हम पानी में डाल करके इसके इलेक्ट्रोड को और विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं बैटरी के द्वारा, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो पानी होता है, पानी होता है, पानी, तो पानी क्या होगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा। अर्थात पानी का क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस। टूटेगा किस में, ये हाइड्रोजन में टूटेगा और ऑक्सीजन में टूटेगा। तो ये देखिए एक पर ऑक्सीजन और एक पर हाइड्रोजन, इसे हम कहते हैं पानी का विद्युत अपघटन, विद्युत के द्वारा तोड़ रहा। तो यहाँ पर क्या, स्पिलिट ऑफ वाटर, यानी पानी टूट रहा है विद्युत के द्वारा। तो अगर हम इसको थोड़ा और गौर से देखें पानी को,
तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन एक ये, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन के दो परमाणु, एक परमाणु तो ये हो गया, एक तो हो गया देखिए ये परमाणु, और एक परमाणु ये, तो कितने हो गए, दो परमाणु। तो दो परमाणु किसके मिले हैं, हाइड्रोजन के, ठीक। और एक परमाणु किसका मिलना है मुझे, ऑक्सीजन का, ठीक। तो इसलिए H2 हम क्या पढ़ेंगे, H2, एक है तो H2O, तो हमारा बन गया क्या, H2, ठीक। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि H2O क्या बन गया, पानी का एक अणु, ठीक। तो ये क्या बन गया, देखिए जल का एक अणु, ठीक है। जल का प्रत्येक अणु दो परमाणु हाइड्रोजन तथा एक परमाणु ऑक्सीजन के संयोग से बना है, जिसका अर्थ सूत्र होता है H2, ठीक। यही हमने अभी समझा। अब जल के भौतिक गुण, भौतिक गुण की बात करें जल की, तो देखिए शुद्ध जल की बात करें तो शुद्ध जल रंगहीन, स्वादहीन एवं पारदर्शक द्रव है। अगर हम जो बोतल वाला पानी होता है, जैसे मान लीजिए बिसलेरी का पानी है, एक्वाफिना पानी है, तो अगर हम इस शुद्ध जल को लेते हैं जो कि आरओ के द्वारा फिल्टर होके आया है, वो ऐसा शुद्ध जल जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मिनरल ना हो, ठीक। तो उसको हम जब पानी पीते हैं तो उस पानी का हमें कोई स्वाद नहीं लगता है, ठीक। तो इसका मतलब क्या, वो स्वादहीन, स्वाद नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, अर्थात जल क्या है, रंगहीन, बिल्कुल सफेद दिखता है, कैसा, पारदर्शक, पारदर्शक, ये देखो दिखाई दे रहा है, पारदर्शक। पारदर्शक का मतलब होता है आर पार दिखना। मैंने कांच का गिलास लिया, कांच के गिलास में शुद्ध पानी भर देंगे, तो जैसे शुद्ध पानी भर देंगे तो हम देखते हैं कांच के गिलास के आर पार मुझे सब कुछ दिखता है। तो इसका मतलब क्या है, पानी क्या है, एक पारदर्शक द्रव है, जैसे कि यहाँ पर ये दिखाया गया है, ठीक। तो पानी शुद्ध जल की बात की जा रही है, ठीक। अब जल का क्वथनांक, क्वथनांक होता है 100 डिग्री, 100 डिग्री उबलना, क्वथनांक का मतलब उबलना, कोई चीज उबलेगी। जल की अगर हम बात करें तो जल को मैंने, मान लीजिए हम किसी बर्तन में ले लें, पतीली में ले लें, किसी भगोने में ले लें, तो जल को हम जब गर्म करते हैं तो 100 से 100 डिग्री सेल्सियस होगा, जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा टेम्परेचर, ठीक है, तैसे ही पानी क्या, उबलने लगता है, ठीक है। तो पानी कब उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर, जबकि हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस, हिमांक का मतलब होता है जमना, जमना। अगर हम जमने की बात करें तो मान लीजिए मेरे पास फ्रिज है, फ्रिज के अंदर हमने कोई भी बोतल रख दी भर करके, तो फ्रिज के अंदर एक छोटी सी रैक होती है जिसके अंदर में बर्फ जमती है, अगर हम वहां पर रख देते हैं पानी भर के, तो उसका टेम्परेचर इतना कम होता है, इतना कम होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जिस पर पानी क्या है, एकदम जमने लगता है। जो पानी पी रहे हैं वो पानी क्या है, एकदम जमने लगेगा। तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है, जमने लगता है। विभिन्न प्रकार के लवणों के घुले होने के कारण ही जल हानिकारक एवं लाभप्रद होता है। अब देखिए जल है, जो शुद्ध जल है, पहली बात उसका कोई स्वाद नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है। दूसरी बात वो पारदर्शी होता है, पारदर्शी मतलब समझते हो, बिल्कुल सब कुछ आर पार देख सकते हैं। दूसरी बात, अब उस जल के अंदर में विभिन्न प्रकार के लवण मिला दो, ठीक, बहुत सारे, जैसे समुद्र का पानी देखा है, उसमें इतने लवण मिले होते हैं, इतने लवण मिले होते हैं कि हम उसे पीते हैं तो हमें इतना खारी लगता है, पानी इतना खारी लगता है, हम उसे तुरंत थूक देते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार के लवण मिले हुए हैं। इसीलिए जब हम कभी कभी गांव में जाते हैं या दूसरे गांव में जाते हैं तो किसी नल का पानी देखते हैं तो इतना खारी होता है हम पी नहीं पाते, किसी नल का पानी इतना खराब होता है हम उसे पी नहीं पाते, किसी नल का पानी ऐसा होगा कि उसमें बदबू मार भी हम नहीं पी पाते। तो क्यों, क्योंकि उस पानी के अंदर में कुछ न कुछ ऐसी चीजें मिली हुई हैं जो हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। अच्छे पानी की बात करेंगे तो बिल्कुल साफ मिलेगा, स्वच्छ मिलेगा, सारी चीज मिलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि जल की अगर हम बात करें तो ये सब सारे क्या है, जल के भौतिक गुण है। जल का विशिष्ट गुण, देखिए जल का एक विशिष्ट गुण और होता है। जल के विशिष्ट गुण की बात करें तो जल जब ठंडा होकर के बर्फ बनता है, ठीक है, जब ठंडा होकर के क्या बनेगा, अगर हम बात करते हैं जल की, तो जल ठंडा होगा तो क्या बन जाएगा, बर्फ, ठंडा होकर के बर्फ बनता है, तब बर्फ ठोस अवस्था, तब बर्फ क्या हो गई, ठोस हो गई। जब कोई चीज ठोस हो जाती है तो इसका घनत्व, तो इसका घनत्व क्या होगा, इसका घनत्व क्या होगा, कम, और इसका घनत्व क्या होगा, कम, और जो जल है इसका घनत्व क्या है, अधिक, इसका घनत्व क्या है, अधिक। यह जल का विशिष्ट गुण है। सामान्यतः कोई द्रव जब ठोस अवस्था में बदलता है तो वह सघन हो जाता है,
तथा उसका घनत्व बढ़ जाता है। जब कोई चीज़, मान लीजिए पानी है, पहले तो वो द्रव है, तो आप किसी भी बर्तन में लेंगे ऐसे ऐसे सब जगह घूमता रहेगा, लेकिन जब वो बर्फ बन जाएगा, जम जाएगा, तो कहीं पर भी वो मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं, उसका घनत्व कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, वो पानी पर कभी कभी तैरने लगता है। वो देखिए आगे अभी बताते हैं। देखिए, जब हम किसी पानी से भरे बीकर में बर्फ का टुकड़ा डालते हैं तो बर्फ का टुकड़ा तैरने लगता है। पानी डाल दो तो पानी तैरेगा नहीं, उसमें मिल जाएगा, लेकिन बर्फ लेंगे, डाल देंगे तो क्या, उसका घनत्व कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, पानी तैरने लगता है। तो ये मान लीजिए मेरे पास एक गिलास है, उस गिलास के अंदर ये बर्फ के टुकड़े पड़े हुए हैं, तो टुकड़े क्या कर रहे हैं, यहाँ पर तैर रहे हैं। टुकड़े क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं। ठीक, टुकड़े क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तैर रहे हैं, ठीक है। देखिए, बर्फ यानी कि ठोस की बात है, ठोस का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, जिससे बर्फ का आयतन बढ़ जाता है। सर्दियों में जब अत्यधिक सर्दी पड़ती है तो ठंडे प्रदेशों में ताप 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। अब 0 डिग्री, अब देखिए टेम्परेचर की बात करें, ताप की, तो ताप की बात करें तो ताप की हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, ताप मान लीजिए 10 डिग्री है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 2 है, 3 है, 1 है, ठीक, 2 है, 1 है, तो ये टेम्परेचर है। अब यहाँ होगा जीरो, जीरो क्या होगा, कम। अब जीरो से भी कम कौन सा होगा, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6। तो अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जब टेम्परेचर इस जीरो पर आ जाएगा तो पानी जमने लगता है, ठीक, 0 डिग्री से क्या है, पानी जम जाएगा। अब कह रहा है पानी ठंडे प्रदेशों में जीरो से भी नीचे चला जाता है टेम्परेचर, तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, तो अब टेम्परेचर नीचे जाएगा। टेम्परेचर कहाँ जाएगा, नीचे, ठीक। तो जिसकी वजह से क्या, पानी और ज़्यादा जमता जाएगा बहुत जल्दी स्पीड से, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या, ताप के गिरने से नलों में आने वाला पानी भी ठंडा होकर जमने लगता है। अब इसमें जो पानी आएगा वो पानी क्या है, इन पाइपों में पानी आने लगेगा। जैसे मान लीजिए पाइप है, इस पाइप के अंदर पानी जो आता है वो पानी सब जमने लगेगा। जैसे ये दिख रहा है पानी, देखो जमा हुआ पाइप के अंदर, ठीक। तो जिसकी वजह से क्या है, पानी एकदम बहुत ज़्यादा जम जाता है, ठीक है। पानी के जमने से आयतन बढ़ जाता है, जिससे नल या पाइप फट जाते हैं। जो जैसे जैसे इसका आयतन बढ़ेगा, ठीक, जैसे जैसे इसका आयतन आयतन तो इसका बढ़ जाता है, ठीक है, लेकिन घनत्व तो कम हो जाता है। तो आयतन जैसे ही बढ़ेगा, आयतन बढ़ने का मतलब होता है थोड़ा आकार इसका बढ़ जाएगा हल्का सा, ठीक। जैसे ही ये बढ़ेगा, आयतन इसका हल्का सा बढ़ेगा, तैसे ही क्या होगा, ये पाइप क्या है, फट जाएगा, यहाँ से पाइप का फट जाएगा, ठीक। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर होता है। अब देखिए आगे क्या लिखा है। ठंडे प्रदेशों के तालाबों एवं झीलों में रहने वाले जीव जीव जंतु सतह पर बर्फ जमने के बाद भी जीवित रहते हैं। अब देखिए कुछ हर जगह पर, यहाँ पर देखो क्या कहा गया, हमारे SCERT बेसिक शिक्षा परिषद की किताब में देखो क्या कहा गया है कि देखिए कुछ ऐसे तालाब हैं, कुछ झील हैं ठंडे प्रदेशों में, तो इतनी अधिक ठंड पड़ती है, इतनी अधिक ठंड पड़ती है कि उस तालाब के जो ऊपर का पानी हो जाता है बिल्कुल जम जाता है। जैसे मान लीजिए तालाब है कोई, तो तालाब के ऊपर देखो, ये देखो बर्फ जम गई है, ठीक, और इसके अंदर देखो ये पानी है, इसके अंदर का नीचे पानी है, नीचे पानी है, पानी है, मतलब ये मछलियाँ फछलियाँ सब कुछ है, ऊपर सब कुछ परत क्या है, एकदम ठंडे बर्फ की जम गई है, ठीक। तो ये कह रहा है कि ऊपर जो पानी जम जाता है, उसके नीचे जो बर्फ है, उसके ऊपर जो पानी जम गया है, जो बर्फ है उसके नीचे, जो पानी होता है जमे हुए बर्फ के नीचे, तो वहां पर मछलियां होती हैं। वो मछलियां जीवित कैसे रहती हैं, ठीक, कैसे रह रही हैं जीवित, दिख रहा है। तो देखिए इसका देखो कारण क्या है। जब ठंडे प्रदेशों में जाड़े के दिनों में ताप 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, तो तालाबों तथा झीलों का पानी बर्फ बनकर जमने लगता है। तो जब कोई ठंडे प्रदेश की बात करें, वहाँ 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर नीचे जाएगा, तो वहाँ के जो तालाब होते हैं, जो झील होते हैं, उनका पानी जो क्या होता है, एकदम में बर्फ बन के जमने लगता है, ठीक है। जमी हुई बर्फ का आयतन अधिक व घनत्व कम होने से जमने लगता है। तो जमी हुई बर्फ का आयतन अधिक हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या बताया कि जम जाती है तो आयतन क्या हो जाएगा, अधिक, ठीक।
और घनत्व हो जाएगा कम। और यहाँ पर हम कह सकते हैं घनत्व क्या हो जाएगा, कम। तो घनत्व कम है तो इसकी वजह से वो पानी पर तैर रही है बर्फ, और आयतन अधिक है तो जिसकी वजह से वो ज्यादा एरिया को कवर कर रही है, ठीक है, जिसकी वजह से पानी की सतह पर बर्फ तैरने लगती है, ठीक है। बर्फ पानी को अच्छी तरह कवच के समान ढक लेती है। अब पूरी की पूरी ये बर्फ जम गई है, उसने कवर कर लिया है। अब नीचे का पानी कैसा है, सॉफ्ट है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अब क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर थोड़ा और देखें तो यहाँ पर देखिए सारी जगह ऊपर बर्फ जमी हुई है और नीचे मछलियां जो क्या है पानी में क्या कर रही हैं, मछलियां मजे ले रही हैं। तो यह बाहर की ठंडक को पानी के अंदर नहीं पहुंचने दे दिया। वो ऊपर ऊपर की जो बर्फ जमी हुई है, इस बर्फ से क्या होगा, इसके अंदर ठंडक नहीं जा पाएगी, इसके अंदर क्या होगा, ठंडक नहीं जा पाएगी, और नीचे का पानी क्या है, वो हल्का हल्का गर्म मिलेगा, ठीक। बर्फ की यह परत जाड़े में स्वेटर पहनने के समान है। जैसे मान लीजिए जाड़े में बहुत ज्यादा जब ठंड पड़ती है तो हम क्या करते हैं, कोट पहन लेते हैं, हम स्वेटर पहन लेते हैं, हम जर्किन पहन लेंगे, हम कंबल ओढ़ लेंगे। तो कंबल हमारे लिए क्या कर रहा है, ऊपर से जो ठंड पड़ रही है उस ठंड को हमारे शरीर के अंदर नहीं पहुंचने देता है, और कंबल अंदर के अंदर क्या करता है, हमारे शरीर को गर्म कर लेता है। पहली बात ये समझिए, ठीक है। तो जाड़े के दिनों में हमारा शरीर क्या हो जाता है, एकदम गर्म हो जाता है। तो गर्म क्यों हो रहा है, क्योंकि कंबल क्या कर रहा है, हमारा एक सुरक्षा कर रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से मछलियों की सुरक्षा क्या कर रही है, वो बर्फ कर रही है। ये बर्फ जमी हुई है, ये बर्फ करती है मछलियों की सुरक्षा, ऊपर की जो जमी हुई बर्फ है, जिसकी वजह से ऊपर की ठंडक, जो बाहर की ठंडक है, वो अंदर नहीं जाएगी, वो अंदर टेम्परेचर पानी का सही बना रहेगा, जिसकी वजह से मछलियां क्या है, जीवित बनी रहती हैं। तालाब या झील की सतह पर ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सतह के नीचे का ताप शून्य से भी अधिक रहता है। तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर चला जाएगा, यहाँ पर -1 2 -2 -3 -3 -4। लेकिन पानी के ऊपर बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर मुझे 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 9 मिलेगा, 5 मिलेगा। यहाँ पर मुझे टेम्परेचर प्लस में मिलता जाएगा, यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में मिलेगा। तो जो प्लस में टेम्परेचर मिल रहा है वो हमारे शरीर के लिए या जीवित प्राणी है उनके लिए सहन करने योग्य होता है, और पानी ही रहता है क्योंकि बर्फ की परत पानी की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती है। यही कारण है कि ठंडे प्रदेशों में जल में रहने वाले जीव जंतु सतह पर बर्फ जमने के बाद भी जीवित रहते हैं। जल के कुछ रासायनिक गुण के बारे में हम समझते हैं कि आखिर में भौतिक गुण के बारे में तो हमने थोड़ा समझा, एक दो एक्टिविटी थी तो हमने उन एक्टिविटी को भी समझा जो हमारी किताब में दे रखी है। अब हम देखते हैं कि जल के रासायनिक गुण क्या है। अगर हम जल के रासायनिक गुण की बात करते हैं, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, हम बात करते हैं जल के रासायनिक गुण की, ठीक। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि देखिए सोडियम, ठीक है, सोडियम ठंडे जल के साथ क्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। अब ये है देखिए पानी, इसके साथ में सोडियम जैसे ही क्रिया करेगा तैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तैसे क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, ये बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलने लगती है, और क्या निकलेगी, ये हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं जल के साथ में सोडियम क्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलती है। उसके अलावा देखिए दूसरा जल का काम क्या है। अगर हम जल की बात करते तो लोहा एक ऐसी धातु है जो नम वायु से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती है, जिसे हम जंग कहते हैं। अब मान लीजिए कोई लोहा है, लोहा मेरे पास सही पड़ा हुआ तो इसे धीमे 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 जैसे ही नमी मिलेगी मुझे, नमी का मतलब हल्की हल्की पाना है, ठीक। नमी का मतलब होता है जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो, पानी की मात्रा अधिक हो वायु में, तो इसे कहते हैं नम वायु। नम वायु को मतलब ऐसी हवा, जैसे माने बरसात की बात करते हैं, बरसात में हम देखते हैं चारों तरफ ऐसी हवा चलती है, उस हवा के अंदर में पानी मुझे अधिक देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे में क्या है, पानी क्या करेगा, इस लोहे से क्रिया करने लगेगा, ठीक, जिसमें क्या वायु की उपस्थिति में, तो इसमें क्रिया करके ये क्या बना लेता है, जंग लगा देता है, इसे कहते हैं जंग लगना।
तो लोहे का संक्षारण, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, लोहे का संक्षारण होता है। संक्षारण का मतलब धीमे धीमे लोहा खराब हो जाएगा। ठीक, तो इसे कहते हैं लोहे का संक्षारण। तो जब लोहा लगातार पानी एवं वायु के संपर्क में रहता है तो लोहे में जंग लग जाती है, जिससे लोहा धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। इसे लोहे का संक्षारण कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पर एक कह सकते हैं कि कहते हैं लोहे का संक्षारण। पानी की बात करते तो पानी एक अच्छा विलायक है। कैसे है? पानी की बात करते तो पानी क्या है, एक अच्छा विलायक है। देखिए, जब हम जल में कुछ अन्य पदार्थ, जैसे कि मान लीजिए नमक है, अब ये जल, अब इसमें देखिए मान लीजिए मैंने नमक ले लिया, मैंने चीनी ले ली, ठीक है, नमक ले लिया या चीनी के कण डालते हैं तो वे कण आसानी से जल में घुल जाते हैं। तो इन्हें मैं डालूंगा और चम्मच से घुराऊंगा तो ये आसानी से इसके अंदर घुल जाएंगे। देखो आसानी से घुल रहे हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जल एक विलायक के रूप में भी कार्य करता है। तो मैं कोई भी चीज डाल दूं तो मोस्टली कंडीशन में जल में आसानी से घुल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आसानी से घुल जाती है, आसानी से घुल जाती है। जल के अंदर हम कोई भी चीज डालते हैं तो यहाँ पर देखिए समझने वाली यही है, जल के अंदर कोई भी चीज डाल दो तो बहुत आसानी से क्या घुल जाती है। सारे बच्चे अपनी अपनी किताबों को खोल के अवश्य रख लेंगे, सारी चीज किताब के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, तो जल में देखिए हम ठोस, द्रव या गैस अधिकांशतः घुल जाते हैं, इसलिए जल को एक अच्छा विलायक माना जाता है। जल के अंदर हम देखिए हम बात करते हैं, पानी के अंदर मैं डोल डाल दूँ, दूध डाल दूँ तो दूध भी देखो घुल जाएगा क्योंकि द्रव है। ठोस चीनी, नमक के अगर मैं कण डाल दूँ तो वो भी घुल जाते हैं। उसके अलावा पानी के अंदर हम बात करते तो पानी के अंदर गैस भी घुल जाती है। हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो कि पानी के अंदर अल्प मात्रा में घुली होती है, जिससे पानी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, मछलियां हैं और पेड़ पौधे हैं, वो क्या है, धीमे धीमे क्या है, कहीं ना कहीं से वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, पेड़ है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर लेगा वहां से, और जीव जंतु है वो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, उसे वहां पर वो ले लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं। ओ आर एस, ओ आर एस घोल क्या है? ओ आर एस घोल देखिए, जब भी हम कभी देखते हैं कि हमारे घर में कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा है, और छोटे से बच्चे को हम देखते हैं, कभी कभी छोटा सा बच्चा जो होता है वो बहुत ज़्यादा लैट्रिन करता है, तो जिसे कहते हैं कि वो डायरिया हो गया या उसे दस्त हो गए या वो थोड़ा कमज़ोर हो गया, तो हम अक्सर या डॉक्टर अक्सर कहते हैं कि इसे ओ आर एस घोल दे दीजिए। या हमें भी कभी हो जाता तो हमें क्या देते हैं, वो इलेक्ट्रल दे देते हैं कि आप पीजिए, ये दस्त में काम करता है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं उस ओ आर एस घोल की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ओ आर एस घोल की, कि आखिर में ओ आर एस घोल क्या है और उसे कैसे बना सकते हैं। ठीक है, एक गिलास में पानी आवश्यकता के अनुसार ले लेते हैं। तो एक गिलास ले लिया मैंने, उस गिलास के अंदर हमने पानी ले लिया। ठीक है, यहाँ देखिए, अब हम उसमें पानी के आयतानुसार चीनी की मात्रा डाल देते हैं। अब इसमें जो सा पानी है, एक गिलास पानी है, तो मैं इसमें 1 चम्मच चीनी डाल दूंगी। देखो चीनी डाल दिया, चीनी, और थोड़ी मात्रा में नमक डाल दें, और हम थोड़ा थोड़ा इसके अंदर हम नमक भी डाल देते हैं। ठीक है, चीनी व नमक के सभी कण धीरे धीरे उसमें घुलने लगते हैं। अब जैसे इसमें डाल देंगे तो जामे क्या है, चीनी और नमक के जो कण हैं वो क्या है, घुलने लगेंगे, घुलने लगते हैं। ठीक, और कुछ ही पलों में हमें एक पारदर्शक स्वच्छ ओ आर एस का विलयन प्राप्त हो। अब जो चीज हमने हिला करके पानी को पूरे को हिलाया, मैंने हिला करके अब हम देखेंगे तो मुझे चीनी खुलेगी, सो नमक खुलेगी, अब उसे पी लूँ। वही क्या है, हमें दस्त में जब हमें पेट खराब हो जाता है, जब हमारे दस्त होते हैं, तो हमें उससे क्या मिलता है, प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा आराम मिलता है। अब इसमें देखो अगला, देखो वक्र किया गया है कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर एकदम से झाग निकलना। अब यह सोडा वाटर की बोतल, हमने कभी कभी देखा है कि हम थम्स अप, लिम्का, या हम और भी बहुत सारी सोडा वाटर की बोतल लेके आते हैं गर्मी के दिनों में, तो हम जरा सा भी हमने उसको ऐसे करके हिलाया और जैसे ही ढक्कन खोला, तैसे तेजी के साथ में तो उसमें से पानी निकलता है। तो इसका कारण क्या है, क्यों निकलता है पानी? देखिए, जल एक ऐसा यौगिक है जिसमें ठोस, द्रव तथा गैस भी घुल जाती हैं। अधिकांशतः इसके अंदर घुल ही जाएंगे। ठीक है,
जब जल में कार्बन डाइऑक्साइड, अब जल में क्या मिला देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को घोला जाता है तो वह उसमें घुल जाती है, जबकि जल में पहले से ही अल्प मात्रा में ऑक्सीजन गैस भी घुली होती है, जिसकी वजह से बुलबुले के साथ झटके से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। देखिए मैंने तुम्हें अभी बताया था कि जल के अंदर, देखिए ये बात पहले कही है कि इसमें अधिकांशतः ठोस, द्रव तथा गैस अधिकांशतः जल के अंदर घुल जाते हैं। ठीक, ठोस चीनी और नमक घुल जाता है, द्रव मान लीजिए कि मैं इसमें दूध भी मिला दूं या और भी कुछ मिला दूं वो भी अक्सर इसमें घुल जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं गैस की, तो गैस में देखिए हम बात करते हैं पानी की, तो पानी में ऑक्सीजन गैस इसमें घुली होती है, जिसकी वजह से हमारे जीव जंतु जो होते हैं पानी के अंदर क्या है, वो ऑक्सीजन गैस को लेते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो अब ऑक्सीजन गैस को जब वो लेते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो पानी के अंदर क्या है, CO2 भी घुल जाती है। तो यहाँ पर बात की कि ऐसा पानी, ठीक, जिसके अंदर में CO2 है बहुत अधिक मात्रा, या CO2 अधिक मात्रा मिला दी है, और ऑक्सीजन भी है बट वो कम मात्रा में, तो जिसकी वजह से क्या होता है, उस पानी में कार्बन डाइऑक्साइड तो अधिक मिला दिए। अब उस पानी की बोतल को हम क्या करते हैं, ऐसा पानी जिसके अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मिला हुआ है, ऑक्सीजन है बहुत कम, तो हम उसे जैसे ही हिलाएंगे और जैसे ही उसे खोलेंगे तो पानी के झटके के बाद निकलता है, तो जिसकी वजह क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, जल के स्वाद में भिन्नता, देखिए जल के स्वाद में भिन्नता का कारण, जल का स्वाद भिन्न भिन्न क्यों है, किसी नल का पानी किसी तरह का है, किसी दूसरे गांव में जाएंगे तो उसका पानी का मुझे थोड़ा अंतर चेंज मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आखिर में पानी में ये चेंजिंग कैसे आया। जल एक अच्छा विलायक है क्योंकि इसमें ठोस, द्रव तथा गैस भी आसानी से घुल जाते हैं, ये बात हम कई बार कह चुके हैं अभी। ठीक है, जब वर्षा का जल पृथ्वी पर गिरता है तो यह पृथ्वी की परतों से गुजरता हुआ भूमि के अंदर अर्थात नीचे चला जाता है। अब वर्षा का पानी जैसे ही मान लीजिए वर्षा की बूंदें हैं ये ऊपर से नीचे गिर रही हैं पृथ्वी पर, तो अब पानी पृथ्वी के नीचे चला जाएगा जमीन के अंदर। ठीक, जमीन के अंदर चला जाता है। पृथ्वी के अंदर बहुत सारे खनिज लवण उपस्थित होते हैं। अब पृथ्वी की बात करेंगे तो जो जमीन है उसमें पानी अंदर चला जाता है, वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के हमें खनिज लवण देखने के लिए मिलते हैं पृथ्वी में। जहाँ पर खनिज लवण पृथ्वी में जिस जगह पर खतरनाक होंगे वहाँ का पानी हमें स्वाद में अलग लगेगा, और जहाँ पर कम होंगे वहाँ का पानी कुछ और लगेगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि कहीं का पानी हमें स्वाद में कुछ और तरह का लगता है और कहीं का पानी हमें स्वाद में कुछ और तरीका लगता है। तो स्वाद क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। ये खनिज लवण पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जिसकी वजह से पानी का स्वाद भी हमें भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न मिलता है। तो देखिए इसी बात को हम कह सकेंगे कि मान लीजिए बरसात हो रही है, बरसात हो रही है तो कहीं पर भी पानी, देखो बरसात हो रही है तो पानी बरसात में जमीन के अंदर चला जाएगा, और जिस जमीन के अंदर जहाँ पर जगह पर खनिज लवण हानिकारक होंगे, सही नहीं होंगे, तो वहाँ का पानी पिएंगे तो हमें उसके पानी में स्वाद कुछ अलग मिलेगा। और जहाँ पर खनिज लवण हानिकारक नहीं है, बिल्कुल सही है, तो हम वहाँ के उस नल का जब पानी पीते हैं तो हमें उसका पानी क्या है, अच्छा लगता है। तो जहाँ का पानी ज़्यादा अच्छा लगता है इसका मतलब वहाँ पर खनिज लवण सही है, हमारे लिए सही है चीज़। तो हम पानी का स्वाद जिसकी वजह से क्या है, भिन्न भिन्न होता है, हर जगह पर हमें भिन्न भिन्न देखने के लिए मिलेगा। अब हम बात करते हैं प्रकृति के आधार पर ठोस का जल में घुलना। प्रकृति के आधार पर, तो प्रकृति के आधार पर देखिए मान लीजिए पानी है, पानी की दो कंडीशन है। एक पानी तो ऐसा है जिसके अंदर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास नमक है या सोडियम कार्बोनेट है, इसको मैं पानी के अंदर में घुल दूंगा तो ये क्या है, अधिक घुल जाएगी, यानी कि ये अधिक मिली है, बहुत जल्दी घुलेगी, बहुत जल्दी घुल जाएगी, तुरंत घुल जाएगी, हमें पता भी नहीं पड़ेगा। और हम खड़िया ले लिया, मैंने जिप्सम ले लिया, खड़िया का मतलब होता है चौक, चौक। अब मैंने चौक ले लिया या जिप्सम ले लिया, इसे मैं पानी के अंदर ही घुलता हूँ, ये देखो जिप्सम है, इस पानी के अंदर घुला, ये देखो घुल गई, इसे मिला रहा हूँ, ये पानी का कलर चेंज होगा और मैंने थोड़ी देर बाद देखा तो ये नीचे यहाँ पर देखो बैठ गई है, तो ये क्या है, कम बिली, कम बिली। जैसे रेत है, रेत वगैरह देखा, रेत वगैरह या बालू वगैरह इसे हम पानी के अंदर डाल देते हैं
थोड़ा पानी को घुमाएंगे तो थोड़ी देर फिर रख देंगे, मैं 15 मिनट के लिए रख दूंगा पानी को, तो बालू मिट्टी वगैरह क्या नीचे, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वो उसमें अच्छी तरह से विलीन नहीं है। और ये नमक है, अब नमक का मैं गिलास ले लूँगा, पानी ले लूँगा, उसमें नमक डाल दूंगा, तो नमक को घुलाऊंगा तो मैं गिलास को देखता हूँ, गिलास कैसा है, एकदम ट्रांसपेरेंट, मुझे सब कुछ दिखता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नमक या सोडियम कार्बोनेट क्या है, पानी में अच्छी तरह से घुल जाती है। और जो अच्छी तरह से घुल जाती है उसे हम कहते हैं अधिक विलीन, और जो अच्छी तरह से नहीं घुलता है उसे हम कहते हैं कम विलीन। समुद्र जल से नमक प्राप्त करना। अब कह रहा है समुद्र जल से नमक प्राप्त करना, तो समुद्र से नमक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले समुद्री जल को बड़े बड़े पाइप एवं जल पंपों की मदद से बड़ी बड़ी क्यारियों में एकत्र किया। तो समुद्र का पानी है उसे पाइप के द्वारा जल पंप से अपने खेतों में क्यारियां बना देते हैं, उस खेतों में क्या है हम उसे एक पानी को भर देते हैं। ठीक, तो पानी भरा रहेगा भरा रहेगा भरा रहेगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ऊपर से जो सूर्य की गर्मी होती है, सूर्य की गर्मी से सारा पानी भाप का उड़ जाता है। ठीक है, ठीक, तो वाष्पन की प्रक्रिया से समुद्र समुद्र का जल वातावरण में चला जाता। अब जैसे ही सूर्य है, ठीक, सूर्य की क्या निकलेगी, गर्मी, तो ये है सूर्य, सूर्य की गर्मी से क्या होगा, सारा पानी जो भरा हुआ है मैंने क्यारियों में वो अब भाप बन के उड़ जाएगा। ठीक, भाप बनकर उड़ जाएगा, तो भाप बन के उड़ जाएगा, तो पानी में सबसे ज्यादा मात्रा में नमक मिला हुआ है, लवण मिला हुआ, वो लवण नीचे रह जाएगा और क्यारियों में लवण ही शेष रहता है। इस नमक को एकत्र कर लेते हैं, ये देखो एकत्र करने लगे, ये देखो नमक है, इसे एकत्र कर लेते हैं, फिर निर्वात वाष्पन प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करके खाने के लिए बनाए। फिर इसकी क्या करेंगे हम, अ, फिर इसकी हम मशीनों के द्वारा हम क्या करते देते हैं, इसे रिफाइन कर देते हैं और फिर अच्छा हो जाता है, फिर हमारे लिए घरों में आ जाता है खाने के लिए। अब हम देखते हैं मृदु जल और कठोर जल क्या है। मृदु जल क्या है, जो जल साबुन के साथ अधिक झाग देते हैं मृदु जल कहलाते हैं। ऐसा जल जो अगर मैं साबुन लगा दूं, साबुन के साथ मुझे अधिक झाग देता है, ये क्या देगा, अधिक झाग। ठीक, जो अधिक झाग देता है वो साफ, वो पानी अच्छा है। और कठोर जल, जो जल साबुन के साथ अपेक्षाकृत कम झाग देता है, कठोर। अब यहाँ पर मैं देखो पानी के साथ में क्या है, कम झाग है, कम झाग, जब कम झाग होगा तो वो कठोर जल होगा। तो कम झाग मुझे किस में मिले देता है देखने के लिए, मालूम है किस में मिलेगा देखने के लिए, मुझे मिलेगा खारे पानी में। ठीक, अब इसकी कठोरता क्यों है कठोर, अब बात करें जल की कठोरता, आखिर में क्यों है कठोर। देखिए, जब जल में कुछ निम्न प्रकार के लवण घुल जाते हैं तो उसकी कठोरता बढ़ जाती है। जो निम्न है, जैसे मान लीजिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये पानी के अंदर में घुला हुआ है। ठीक, उसके अलावा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ये पानी के अंदर घुला होता है। उसके बाद देखिए कैल्शियम क्लोराइड ये पानी के अंदर घुल जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड ये भी पानी के अंदर मिला है, कैल्शियम सल्फेट ये भी देखिए पानी के अंदर घुला है, मैग्नीशियम सल्फेट ये पानी, ये सारी चीजें पानी के अंदर मिली हैं, जिसकी वजह से क्या है, पानी क्या हो जाता है, जिसकी वजह से पानी क्या हो जाता है, कठोर, जिसकी वजह से पानी क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। ठीक है, तो ये है कठोर की जल की कठोरता। एक तो होती है अस्थायी कठोरता, दूसरी होती है स्थायी कठोरता। अब हम जल की थोड़ी कठोरता को पढ़ते हैं, समझते हैं। अस्थायी कठोरता क्या है, अस्थायी कठोरता, ठीक, जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट एवं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के घुले होने के कारण होती है। अब कोई जल है, उस जल के अंदर में मान लीजिए कि ये है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, दो चीज इसके अंदर में घुली हुई है। अब हम इस कठोरता, जिसकी वजह से क्या है जल कठोर हो जाता है, अब इसकी कठोरता को दूर कैसे करेंगे, पहली बात उबाल करके कर सकते हैं, या तो पानी को उबालेंगे तब कठोरता कर लेंगे दूर। दूसरी बात हम इसमें चूना मिलाकर भी कर सकते हैं, दो विधियां दे रखी हैं हमारी। प्रथम विधि देते हैं उबाल करके, उबाल करके क्या है, तो देखिए जल को उबालने पर, अब मैंने जल ले लिया किसी में, कठोर जल ले लिया, इसमें क्या है मेरे पास, कठोर जल, कठोर जल, ठीक है। तो जल को उबालने पर इनमें घुले कैल्शियम एवं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, अम्लीय लवण एवं
कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो ऐसे लवण हैं जो उसमें मिले हुए नहीं है, वो सारे लवण क्या है, भाप के साथ में हम देखते हैं वो क्या है, कार्बन डाई गैस में क्या होता है, परिवर्तित हो जाते हैं। अम्लीय लवण को छान करके अलग कर लिया जाता है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे अम्लीय लवण नीचे हो जाते हैं और हमें शुद्ध पानी देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ मात्रा जल में ही घुली रह जाती है और बची हुई कुछ मात्रा वातावरण में चली जाती है। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण चला जाएगा, कुछ इसमें रह जाएगा। ठीक, फिर इस पानी को हम क्या कर लेते हैं, उबाल करके छान करके अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पानी को क्या कर लेंगे, हम छान करके अलग कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या है, इसके अंदर मिला हुआ है। जैसे ही हम यहाँ पर गर्म करेंगे तैसे ही हमें पानी के अंदर हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये ऊपर उड़ जाएगी और थोड़ी बहुत रह जाएगी, बाकी हमें जल अलग मिल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा, जल अलग मिलता है। दूसरी विधि है चूना मिला करके। अब हम पानी में थोड़ा चूना मिला देंगे, तो चूना मिलाने के बाद क्या होगा, पानी को साफ कर लेंगे। तो दूसरी विधि देखते हैं चूना मिला करके। इस विधि को हम क्लार्क विधि भी कहते हैं। ठीक, जिसमें चूना मिला करके हम पानी को अच्छा कर रहे हैं, कठोर से, मतलब उसमें जो लवण हैं उन लवणों को थोड़ा हम अलग करें, निकाल रहे हैं, तो हमें यहाँ पर इसे कहते हैं चूना मिलाकर। तो इस विधि को हम क्लार्क विधि भी कहते हैं। इसमें जल के साथ चूने की एक निश्चित मात्रा मिलाई जाती है। अब जो जल ऐसा होता है ना अशुद्ध, अशुद्ध जल है, मान लीजिए इसमें अशुद्ध जल है, उस अशुद्ध जल में क्या करेंगे, थोड़ा चूना मिला देंगे। ठीक, चूना। अब चूना मिलाने के बाद पानी क्या होगा, चूने का पानी हो गया। ठीक है, जिससे जल में घुलित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट चूने के पानी से क्रिया करके अम्लीय लवण बनाते हैं। अब जो इस पानी के अंदर में जो गंदगी है वो उस चूने के साथ में क्रिया कर लेगी। ठीक, चूने के साथ में क्रिया लेगी। इन अम्लीय लवणों को छान करके अलग कर लिया जाता है। बाद में प्राप्त होने वाला जल साबुन के साथ उनके साबुन के साथ करने पर, ठीक है, झाग देता है। ठीक है, जल साबुन के साथ करने पर, जैसे साबुन के साथ करेंगे तो जैसे वो क्या करेगा, वो झाग देगा। तो मान लीजिए कोई जल है, उस जल के अंदर में देखिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट मिला हुआ है। जैसे मान लीजिए ये है जल, इस जल के अंदर में कैल्शियम बाइकार्बोनेट मिला हुआ। अब हमें क्या मिला दूंगा इसमें, चूना। चूना का मतलब होता है CaO। ऐसे मिला दूंगा चूना। अब चूने का मिलाने के बाद और इसके में पानी मिला देते हैं, तो अब हो जाता है ये CaOH होल ट्वाइस, चूने का पानी। तो अब बन गया ये पूरा चूने का पानी। ठीक है, तो इस चूने के पानी में, अब ये चूने का पानी, अब ये चूना क्या कर लेगा, CaCO3 क्रिया कर लेगा और जल हमें अलग मिलेगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम यहाँ कर सकते हैं। तो जो पानी हमारे पास था उसमें मैंने चूना मिला दिया CaO, तो अब बन गया वो चूने का पानी। तो जैसे ही चूने का पानी मिल जाता है और ये चीज आएगी क्रिया करके, वो बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट और जल हमें शुद्ध मिलेगा देखने के लिए। जल की स्थायी कठोरता। जल की स्थायी कठोरता, तो जल की स्थायी कठोरता कैसे होती है, देखिए जल में निम्नलिखित लवण घुले होने से उनकी कठोरता बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम क्लोराइड, ये जल के अंदर में घुला हुआ है तो कठोर हो जाएगा। ठीक, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, ये जल के अंदर में घुला हुआ है तो वो कठोर हो जाएगा स्थायी रूप से। ठीक, कैल्शियम क्लोराइड की वजह से और कैल्शियम सल्फेट की वजह से। तो इन सारी चीज़ों को, जल में अगर ये सारी चीज़ अच्छी तरह से मिली हुई हैं तो वो कहलाती है जल की स्थायी कठोरता। ठीक, जल की कठोरता दूर करना, जल की कठोरता को दूर करना, तो धावन सोडा द्वारा दूर करेंगे पहले। तो देखिए, कपड़ा धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। तो कपड़ा धोने वाला जो होता है हमारे पास, कपड़ा धोने वाला जो रसायन होता है उसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, जैसे कि डिटर्जेंट, डिटर्जेंट। तो सोडियम कार्बोनेट की कुछ निश्चित मात्रा स्थायी कठोरता वाले जल में डालकर जब उबाला जाता है तो जल में उपस्थित घुले हुए लवण, जैसे मान लीजिए CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड आदि, धावन सोडा, इसे कहते हैं धावन सोडा। ठीक है, धावन सोडा, धावन सोडा से क्रिया करके अम्लीय लवण बनाते हैं। इन अम्लीय लवणों को छानकर अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाला जल मृदु होता है जो साबुन के साथ छाल देता है।
तो इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं, कैल्शियम क्लोराइड। अब मैं उसमें क्या करूँगा, पानी के अंदर में जिसमें कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, बहुत सारी चीज़ें, उसमें थोड़ा सा मैं क्या डाल दूंगा, धावन सोडा। ठीक, धावन सोडा, थोड़ा सा धावन सोडा डाल करके अब उस पानी को उबालेंगे। ठीक है, तो उबाल करके हम फिर क्या देखते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ मिल गई हैं। मिलने के बाद अब हम उसे छान करके अलग कर लेंगे। ठीक है, तो उसमें लवड़, अले लवड़ बन जाते हैं, जिन्हें छान करके हम अलग कर लेंगे। अब जो जल हमें मिल रहा है वो क्या है, साबुन के साथ झाग देता है। जैसे कि आप यहाँ पर समझ लीजिए, वैसे समझ में, तो मान लीजिए कोई ऐसा पानी है, जिस पानी के अंदर मान लीजिए पानी है, उस पानी है मेरे पास, ये पानी है। ठीक है, मेरे पास पानी है काफ़ी अधिक, इसे कहते हैं 100H2, यानी कि पानी के 100 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब इस पानी के अंदर में MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड मिला है, तो पानी मेरे पास ये पानी है, ये ठीक, ये पानी। अब इस पानी के अंदर में थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट डाल दूंगा मैं। अब इसे क्या डाल दूंगा, सोडियम क्लोराइड। सही है, इधर देखिए, तो अब हम इसमें क्या डाल देंगे, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का मतलब होता है धावन सोडा। इसमें ये देखो पड़ा है धावन सोडा। ठीक, ये डाल दूंगा मैं, धावन सोडा। ठीक, अब इस गिलास के पानी को, अब जो गिलास का पानी है, इसके अंदर देखिए, पानी के अंदर में पहली बात तो इस पर देखिए पानी है, दूसरी बात यहाँ पर क्या है, MgCl2, तीसरी बात यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया, Na2CO2, ये धावन सोडा डाल दी। तो अब ये धावन सोडा क्या करेगा, इसके साथ में क्रिया कर लेगा। तो इसके साथ में क्रिया कर लेगा तो ऐसे क्या बना लेगा, ये NaCl। ठीक, क्या बना लेगा यहाँ से, NaCl, ये NaCl बन गया, और MgCO3, ये चीज़ अलग बन करके, ये अलग बन गए। अब इस गिलास के पानी में ये अलग बन के छान लेंगे और मुझे शुद्ध जल अलग मिल जाएगा। अब ये क्या, मैं ये जो जल प्राप्त हो रहा है, ये झाग देता है। इस प्रकार की क्रिया में हम यहाँ पर कह सकते हैं, ये वाला जो जल है वो क्या है, मुझे झाग दे, यानी कि 100% जो जल था वो हमारा जल अलग हो गया। ऐसा जल मिल गया हमें जिससे हम आसानी से अपना काम चला सकते हैं धावन सोडा डालने के बाद। ठीक है, कठोर जल एवं मृदु जल का परीक्षण। अब कठोर जल और मृदु जल का परीक्षण कैसे करेंगे, तो कठोर जल एवं मृदु जल का परीक्षण, सर्वप्रथम हमने दो समान आकार के पतीले लिए। एक पतीला ये है, ऐसा ही मैंने क्या लिया, एक और पतीला ले लिया हमने। ठीक, हमने दो पतीले ले लिए। ठीक है, यहाँ पर एक में है मेरे पास कठोर जल और एक में है मेरे पास मृदु जल, दोनों का हम क्या कर रहे हैं, परीक्षण। एक पतीले में कठोर जल तथा दूसरे में मृदु जल ली करके उन्हें आग के ऊपर गर्म कर दें। अब हम इसे आग के ऊपर क्या करेंगे, गर्म। ठीक, तो अब देखो क्या कह रहा है, जब गर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि जिस पतीले में मृदु जल था उसका पानी बहुत जल्दी वाष्प बनकर उड़ जाता है। तो दो पतीले जो हमने लिए थे, ठीक है, हमने दो पतीले लिए, दो बर्तन लिए थे। ठीक है, तो जिसमें मृदु जल है, यहाँ हमने आग जलाई, ये पानी अच्छा है, तो ये वाष्प बन के उड़ जाता है बहुत जल्दी। तो ये वाष्प बनकर उड़ जाता है बहुत जल्दी। और यहाँ पर क्या है, कठोर जल। तो जो कठोर जल है ना, इस आग पे आग, आग पे आग, आग पे आग हम दे रहे हैं, लेकिन इसका पानी वाष्प बन करके जल्दी नहीं उड़ रहा है। जबकि जिस पतीली में कठोर जल तथा उसका पानी वाष्प बनकर बहुत देर में उड़ता है, अर्थात कठोर जल को वाष्प बनाने के लिए ईंधन की अधिक खपत होती है। यहाँ पर ईंधन अधिक जलेगा और यहाँ पर ईंधन कम जलेगा। ठीक, कठोर जल वाले पतीले में बहुत अधिक गंदगी जमा हो जाती है जिससे आसानी से साफ नहीं किया जा सकता है, जबकि मृदु जल वाले पतीले में कोई विशेष गंदगी नहीं रहती। अब दोनों ही बर्तनों को हम देखते हैं, तो एक ऐसा बर्तन था जिसके अंदर में कठोर जल था, यानी कि वह पानी ऐसा था जो कि खारा पानी था, जो कि साबुन के साथ झाग नहीं देता था, उसमें निरा ईंधन खर्च हो गया। ठीक, तब जाकर के उसका थोड़ा बहुत पानी वाष्प हो पाया, लेकिन पतीला ऐसा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो गई है। एक ऐसा बर्तन था पतीले का जिसके अंदर क्या पानी अच्छा था, उससे मैंने आग लगाई तो थोड़ी आग पर सारा पानी उड़ गया कम ईंधन में। तो हम ऐसे पहचान कर सकते हैं कठोर जल की और मृदु जल की। मृदु जल का उपयोग, मृदु जल का उपयोग कहाँ कर सकते हैं, इसे भाप के इंजन में यूज कर सकते हैं, खाना बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं, कपड़े साफ करने के लिए यूज कर सकते हैं, औद्योगिक स्तर पर यूज कर,
और सभी जीवों के लिए भी ये मृदु जल आवश्यक होता है। सभी जीव इसे पानी पीते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कठोर जल अपेक्षाकृत कम उपयोगी है। कठोर जल की हमें कम जरूरत है, मृदु जल की ज्यादा जरूरत है। जैसे कि हम औद्योगिक स्तर पर, ठीक, औद्योगिक स्तर पर भी हमें मृदु जल प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। ये है मृदु जल। कपड़े धोने के लिए भी हमें क्या यूज कर रहा है, मृदु जल। मृदु जल, ठीक है। ये देखिए हमारी, हमें कपड़े धोने के लिए भी इसकी जरूरत है। हमें बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं तो वहां पर भी हमें मृदु जल की आवश्यकता होती है, हम कठोर जल की आवश्यकता नहीं होती है। आसवन विधि द्वारा शुद्ध जल प्राप्त करना। सर्वप्रथम हम एक जल से भरी एल्युमिनियम की केतली लेते हैं। एक जी है एल्युमिनियम की केतली, एल्यूमिनियम की यह केतली, इसमें ले लिया मैंने जल। फिर उसे आग की सहायता से गर्म करते हैं तो पानी उबलने लगता है। अब इसे आग की सहायता से मैं क्या गर्म करूँ तो पानी उबलने लगता है। अब केतली के ऊपर लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर हाथ से एक थाली लगा लेते हैं। अब हाथ से मैंने क्या लगा ली, एक थाली लगा ली, ठीक। थाली पकड़ते हैं। जैसे ही केतली अधिक गर्म होती है तो जल वाष्प बनकर थाली से टकराता है और संघनित होकर जल की बूंदों में बदल जाता है। अब वाष्प से टकराएगा और जैसे जैसे ठंडा हुआ तैसे वो क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा, इसमें इकट्ठा हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो जल हमें प्राप्त हो रहा है वह एकदम शुद्ध है। ये क्या है, शुद्ध जल। शुद्ध जल, जल प्राप्त करने की यह प्रक्रिया आसवन कहलाती है। आसवन विधि द्वारा प्राप्त शुद्ध जल अशुद्ध जल कहलाता है। अब जो जल मिला है उसे अब क्या कहेंगे, शुद्ध जल अर्थात अशुद्ध जल। प्रदूषक क्या है, पोल्यूटेंट्स, ऐसे पदार्थ जो वायु जल एवं मृदा में मिलने पर जीवन के लिए हानिकारक हो जाते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं। अब मान लीजिए ऐसी चीजें जो देखिए वायु में मिल जाएंगी, हमारी वायु में मिल जाएंगी तो वायु को हानिकारक कर देंगी, ठीक है। जल में मिल जाती हैं तो जल को हानिकारक कर देती हैं, और मिट्टी में मिल जाती तो मिट्टी को हानिकारक कर देती हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम जैसे जैसे हम संपर्क में पहुंचेंगे तो हमारे लिए क्या, वो हानिकारक हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जो देखिए वायु में और जो जल में, उसके मृदा मिट्टी में मिलने पर जीवन के लिए हानिकारक हो जाते हैं, तो हमारे जीवन के लिए क्या हो जाएंगे, वो हानिकारक हो जाएंगे, प्रदूषक कहलाते हैं। अब देखते हैं प्रदूषण क्या है। प्रदूषण हमारी वायु, भूमि तथा जल के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक लक्षणों में अवांछित परिवर्तन पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर, अब मान लीजिए कि प्रदूषण क्या है। अब मान लीजिए हमारी वायु, ये है देखो वायु, वायु देखो धुआं जा रहा है, वायु। उसके अलावा देखिए भूमि की बात करें, ये देखो पूरी भूमि की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो जल, ये देखो जल है, जल के भौतिक और रासायनिक, इस जल के भौतिक और रासायनिक, ठीक है, तथा जैविक लक्षणों में यहाँ पर जो चीज थी पहले अच्छी खासी, उसमें क्या हो गया, अवांछित परिवर्तन हुआ, इनडिजाइरेबल चेंजेस, यानी कि जो चीज हमें नहीं चाहिए तो वो चीज चेंज हो गई, वहां पर वो चीज आ जाने से चेंज होगी। अब वायु पहले क्या थी, शुद्ध थी, उसमें ऑक्सीजन अधिक थी। अब यहाँ पर क्या है, उसमें CO2 अधिक मिल गई। अब यहाँ पर CO2 अधिक मिल गई। उसके अलावा यहाँ पर SO2 अधिक मिल गई। अब इसमें CFC अधिक मिल गई, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक। ये बहुत सारी चीजें इसमें निकल के धुआं से मिल रही हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब उस वायु में चेंजिंग आ गया। ठीक इसी प्रकार से जो जल है, जल पहले अच्छा था, प्योर था, अब इसमें भिन्न प्रकार के केमिकल मिल गए, केमिकल भिन्न भिन्न, तो जिसकी वजह से क्या है, जल का सब कुछ चेंज हो गया। अब हम उसे पिएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। इस हवा में अगर हम सांस लेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तो ये हमारे शरीर के लिए क्या है, अब हानिकारक है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण की अगर हम प्रकार की बात करें तो एक तो होता है प्रकृति के द्वारा ही हो जाता है कभी कभी, ठीक, और दूसरा होता है कृत्रिम अथवा मानव जन, जिसे मानव के द्वारा किया गया है। वैसे मानव के द्वारा ज्यादा किया गया है। अब हम देखते हैं जल प्रदूषण क्या है। देखिए जल की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणवत्ता में ऐसा परिवर्तन उत्पन्न हो जाए जिससे यह जीवों के लिए हानिकारक तथा प्रयोग हेतु अनुपयुक्त हो जाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। तो जल प्रदूषण का मतलब क्या है, जल अच्छा था,
भौतिक गुण जो थे, उसके रासायनिक गुण थे, सारे गुणों में क्या आ जाए यहाँ पे, उसकी गुणवत्ता में बिल्कुल चेंजिंग आ जाता है, क्योंकि जल शुद्ध है। शुद्ध जल के अंदर में तुम केमिकल मिला दोगे, हमारे पीने योग्य नहीं रहेगा, हमारे लिए हानिकारक रहेगा। तो उसे कहते हैं जल का प्रदूषण। प्रदूषण का मतलब है हानिकारक चीजों का मिल जाना, ये समझ लीजिए आप। तो जल के अंदर जब हानिकारक चीज मिल जाती हैं, तो हम उस जल को जब पीते हैं तो बीमार पड़ जाएंगे। हम उस जल को देखते हैं तो जल में मुझे बहुत ज़्यादा चेंज देखने के लिए मिलते हैं, तो इसे हम कहते हैं जल का प्रदूषण, जो कि क्या है, हमारे लिए क्या है, अनुपयुक्त है, ठीक, प्रयुक्त नहीं है, ठीक है। जल प्रदूषण के स्रोत। जल प्रदूषण के स्रोत क्या हो सकते हैं, जैसे साबुन तथा डिटर्जेंट का प्रयोग जल प्रदूषित करता है। तो मान लीजिए कि हम कोई पानी अच्छा है, वहाँ पर हम कपड़े ज़्यादा धुल रहे हैं, ज़्यादा केमिकल यूज कर रहे हैं, नहा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी मिली, तो जिसकी वजह से क्या है, पानी खराब हो जाता है। एक ऐसा पानी है तालाब का, मान लीजिए अच्छा पानी है, उस तालाब के पानी में बहुत ज़्यादा मात्रा में साबुन डिटर्जेंट केमिकल जाएगा, तो वहाँ पर मछलियाँ क्या है, मर जाएंगी। देखो मछलियाँ मर रही हैं, देखो केमिकल आ रहा है तालाब में और मछलियाँ क्या, मर गई। तो मछलियाँ क्यों मर गई, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल आ गया। केमिकल आ जाने की वजह से मछलियों के शरीर में क्या चीज़, वो चीज़ चेंजिंग नहीं हो पाई और मछलियों क्या बीमार पड़ गई। उसके अलावा देखिए सीवेज तथा औद्योगिक कूड़े कचरे को ताजे जल के भंडारों में प्रवाहित करना। अब देखिए बहुत ज़्यादा गंदगी है, अच्छा जल है, उसमें देखो प्रवाहित कर देंगे तो वो पानी क्या है, हानिकारक हो जाता है। कृषि उर्वरकों। कृषि में उर्वरकों और रसायनों का अत्यधिक उपयोग। अब कृषि में मान लो खेती करते हैं, तो खेती में हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल डाल देते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल रसायन ऐसी खाद डाल रहे हैं जिसमें केमिकल बन के आ रहा है। तो ये रसायन क्या होता है, ये रसायन भूमिगत जल तक पहुंचकर इसे दूषित कर देते हैं। ये रसायन धीमे धीमे हमारी जमीन के अंदर चले जाते हैं और जो वो होता है जमीन के अंदर पानी है, उस पानी को खराब कर देते हैं। उसके अलावा नदी और नालियों में चले जाते हैं बरसात के माध्यम से, उसे क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। तो जल प्रदूषण के कारण टाइफाइड, अतिसार, हैजा, हेपेटाइटिस, पीलिया जैसे रोग हो जाते हैं, ठीक। तो ये देखो पीलिया हो गया है हमारा, अतिसार हो गया है, इसे कहते हैं अतिसार। अतिसार का मतलब है पेट खराब हो जाता है, बार बार लेटरिन करने जाते हैं, जैसे हम कहते हैं डायरिया एक तरह का। जल में विद्यमान अम्ल तथा क्षार सूक्ष्म जीवों का विनाश कर देते हैं, जिससे नदियों के जल की स्वतः शुद्धिकरण की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। अब क्या है, जल में देखिए अम्ल मिला दिए, बहुत प्रकार के अम्ल मिला दिए, एसिड, क्षार बहुत ज़्यादा मिल जाने, क्षार का मतलब होता है डिटर्जेंट, डिटर्जेंट वगैरह, ठीक है। तो इनकी वजह से क्या होता है, मछलियाँ मर जाती हैं, ठीक। जल प्रदूषण की रोकथाम। जल प्रदूषण की रोकथाम कैसे करेंगे, जल प्रदूषण रोकथाम देखो हम कर सकते हैं। जल भंडारों में बहाए जाने वाले औद्योगिक कचरे को पहले रसायनों का उपयोग करके शुद्ध करने के बाद ही बहाया जाए। अब मान लीजिए कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो फैक्ट्रियों से जो निकलने वाला जो कूड़ा कचरा होता है बिल्कुल बेकार होता है, पहले उसे केमिकल डाल के साफ करो पानी को, साफ करने के बाद अब उस पानी को आप बहा दो उसमें, ठीक। समय समय पर जल में क्लोरीन तथा अन्य शुद्धिकारक तत्व मिलाए जाने चाहिए। अब समय समय पर जो जल अशुद्ध है उसमें देखिए हम क्लोरीन, अन्य शुद्धिकारक तत्व हैं उसे मिला दो, जिससे क्या जल सही हो जाता है, ठीक है। अवांछित प्रदूषकों से सुरक्षा के लिए जलाशयों की सामयिक जांच की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक। बचा हुआ भोजन, कागज, सड़ती हुई वनस्पति तथा प्लास्टिक को खुले खुले नालों एवं नालियों में नहीं फेंकना चाहिए। उसके बाद भोजन है या कागज है, सड़ती हुई बहुत ज़्यादा वनस्पति है या प्लास्टिक को हमें क्या है, नालियों में नहीं फेंकना चाहिए। अगर नालियों में फेंके तो वो पानी रुक जाएगा, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारा गंदगी पैदा होगी और वेस्टेज होगी। समुद्र व अन्य स्रोत में तेल रिसाव की परत को चूसक तकनीक व लकड़ी के बुरादे का प्रयोग करके हटा देना चाहिए। अब समुद्र में बहुत सारे जहाँ पर तेल वगैरह निकलता है, तो वहाँ पर एक ऐसी मशीन लेनी चाहिए, एक चूसक मशीन, मतलब इस प्रकार के वैक्यूम पंप लेनी चाहिए, जिससे तेल जहाँ पर निकल रहा है उस सारे तेल को चूस लेना चाहिए, मतलब इकट्ठा कर लेना चाहिए, ठीक है। नदी, बाहित जल, झील, पोखर आदि
स्रोत में पॉलीथीन, शैवाल, जलकुंभी को निकाल देने। अब इसमें पॉलीथीन नहीं डालना चाहिए और ये जलकुंभी है, इस जलकुंभी को भी इसमें से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये पानी पहुंच जाती है तो पानी में क्या है, बहुत सारे जीव जंतु मर जाते हैं और यहाँ पर क्या है, जिसकी वजह से पानी दूषित हो जाता है। गंगा जल शुद्धिकरण। गंगा जल शुद्धिकरण का कारण, क्यों कारण से हम कह सकते हैं गंगा शुद्ध है। देखिए, गंगा के जल में बैक्टीरिया व अन्य अशुद्धियों को नष्ट करने के लिए बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है, जिसकी वजह से गंगा का पानी शुद्ध होता है और काफ़ी दिनों तक रखा रहता है। गंगा के पानी में देखिए एक बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है, ठीक है। एक ऐसा वायरस मिलेगा हमें, वायरस पाया जाता है, ठीक है, बैक्टीरियोफेज नाम का, ठीक है, बैक्टीरियोफेज, ठीक है, बैक्टीरियोफेज नाम का एक वायरस पाया जाता है। ये वायरस क्या होता है, सारी चीज़ों को इसमें से बैक्टीरिया वगैरह है उसे खा जाएगा। बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है एक वायरस है, एक वायरस है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरिया को खा जाता है, इस बैक्टीरिया को खा जाएगा, बैक्टीरिया खाया जाएगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से गंगा में बैक्टीरिया मर जाएंगे तो क्या होगा, गंगा पानी शुद्ध हो जाएगा। जल संचरण। संचरण का मतलब होता है बचाना। जल को हम कैसे बचा सकते हैं, देखिए, पीने योग्य जल का उचित और सदुपयोग, जिससे यह हमेशा के लिए समाप्त न हो जाए, को जल संरक्षण कहते हैं। अर्थात हमें जल को अधिक से अधिक बचाना है। हमें बहुत अधिक जल है तो जल को हमें क्या करना है, बचाना है, हमें अधिक से अधिक बचाना है अच्छे जल को। पेयजल क्या है, पेयजल, पेयजल हम उसे कहते हैं, पीने योग्य जल को हम पेयजल कहते हैं। जल संरक्षण मुख्यतः पेयजल से ही संबंधित है। तो ऐसा जल जिसे हम पी सकते हैं वो हमारे लिए किया है लाभदायक। तो ऐसे जल को हमें अधिक से अधिक बचाना है, इसी का मतलब होता है क्या करना है, संरक्षण, ठीक। तो संरक्षण का मतलब होता है कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज को बचा करके रखना। तो हमें ये जल को ज्यादा नष्ट नहीं करना, इसे हमें बचा करके रखना है आगे की पीढ़ियों के लिए, ठीक। जल संरक्षण के नियम है। जल संरक्षण के निम्न उपाय हैं, देखिए, हमें पीने योग्य जल को कपड़ों की धुलाई के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या बहुत कम करना चाहिए। कपड़ों की धुलाई के लिए क्या है, हमें सीमित जल, कम जल का ही प्रयोग करना चाहिए। ज़्यादा अगर हम जल का प्रयोग करेंगे तो जल क्या हमारा खत्म होने लगे, ठीक है। देखिए, किसी टंकी या टोंटी से बहते हुए पानी को बंद कर देना चाहिए। किसी टंकी या टोंटी से जो पानी बह रहा है उसे हमें क्या करना चाहिए, बंद, जिससे पानी अधिक बर्बाद न हो। वर्षा के जल को सुरक्षित तरीके से भंडारित किया जाना चाहिए। अब वर्षा का जो जल है उसको अच्छी तरीके से, हमें माना में वर्षा का जल कहीं हद तक बहुत अच्छा होता है, ठीक। अब हम उसे कहीं पर भी क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, तो हम उसे अपने खेतों के लिए यूज कर सकते हैं, उस पानी को कपड़े धोने के लिए यूज कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों हम उसे यूज कर सकते हैं। कारों और वाहनों को पानी से नहीं धोना चाहिए, क्योंकि अधिक पानी बर्बाद होता है। कार या वाहन यहाँ पर फुब्बारे लगा देते हैं, तो प्रेशर से लगा देते हैं, ठीक है, पानी धोने के प्रेशर से होते हैं। तो हमें वहाँ पर पानी धोने के प्रेशर को कम यूज करना चाहिए, क्योंकि कार और वाहनों में क्या होता है, हम वाहनों को धुलते हैं तो पानी हमारा बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। प्रतिवर्ष 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस के रूप में मानते हैं। तो जब भी कभी हम बात करते हैं 22 मार्च की, तो 22 मार्च वाले दिन को हम यही कहते हैं कि जल ही जीवन है। हम उस दिन हम इसे विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व जल दिवस का रूप में मनाने का मतलब है हमें पानी को अधिक से अधिक बचाना है, पानी का हमें सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। जल का संग्रहण, संग्रहण का मतलब होता है इकट्ठा करना या भंडारित करना। हम जल को कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, वर्षा के जल को एकत्रित करके गर्मी की ऋतु में उस जल का उपयोग करने की क्रिया जल संग्रहण कहलाती है। मान लीजिए पानी बरस रहा है, तो पानी बरसते हुए तुम्हें दिख रहा है कि इसमें बहुत सारा पानी बरस रहा है, तो यहाँ पर हमने एक पट्टी लगा दी, सारे पानी को हमने इकट्ठा कर लिया। यहाँ पर हमने सारे पानी को यहाँ पर क्या कर लिया, इकट्ठा, ठीक, सारे पानी को हमने क्या कर इकट्ठा कर लिया। अब इकट्ठे पानी को हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं,
हम इसे चाहो तो इसे कुएं में इकट्ठा कर सकते हैं, हम चाहो तो इसे तालाब में इकट्ठा कर, हम चाहो तो इसे बावड़ी में इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक, इसमें बावड़ी का मतलब एक बहुत बड़ी टंकी होती है। ठीक, आप इसमें लोग उस बावड़ी में से इकट्ठा कर सकते हैं। जल संग्रहण का तरीका हम कैसे कर सकते हैं इकट्ठा? तो घरों की छतों के चारों ओर, ये देखो घर है, घरों की छतों के चारों ओर चाहो तो आप ऐसे या टीन का इस प्रकार की करके लगा दो। प्लास्टिक के मोटे पाइप लगा दीजिए, ये देखो प्लास्टिक के मोटे पाइप लगा दीजिए। और जमीन पर खाली पड़े हुए स्थान में तालाब या गड्ढा टैंक बनाए, या तो यहाँ पर टैंक बना लो, गड्ढा बना लो, या आप इस प्लास्टिक का ले लो, इसमें भर लो। ठीक, पाइपों के द्वारा छत से नीचे उतरे हुए जल को हम गड्ढे में भर देते हैं। संग्रहित किए हुए जल का उपयोग, अब जो हमने इकट्ठा कर लिया बर्तन जल, उसे कहाँ प्रयोग करें? तो देखिए, संग्रहित किए हुए जल का उपयोग बर्तन साफ करने में करें, इस जल का उपयोग शौचालय की सफाई करने में करें, इस जल का उपयोग बागवानी के लिए उपयोग में, बागवानी मतलब कि जो हमने पेड़ पौधे लगा रखे हैं, हम पेड़ पौधों में उसे दे सकते हैं। ठीक, पेड़ पौधों के लिए अच्छा है, पेड़ पौधों में दे सकते हैं। ठीक, और मछली पालन कर रखा तो मछली पालन के लिए भी अच्छा है, कपड़े की साफ सफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसका उपयोग फर्श धोने के लिए कर सकते हैं, पशुओं को नहलाने के लिए भी कर सकते हैं, पशुओं को नहलाने के लिए भी आप इस पानी का खूब आराम से यूज कर सकते हैं। अब देख, हमारा पाठ का यहाँ पर समापन हो जाता है। कुछ प्रश्न हैं, उन हम प्रश्नों को देख लेते हैं प्यारे बच्चों। सही विकल्प चुनकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम होता है। इनमें से कौन जल के साथ तेजी से क्रिया करता है? तो देखिए, सोडियम जल के साथ बहुत तेजी से क्रिया करेगा। जल की स्थायी कठोरता किसके कारण होती है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। जल की कैल्शियम एक मानव सल्फेट के कारण होती है स्थायी कठोरता। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जंग लोहे का एक संरक्षण है, ये रिक्त स्थानों, ठीक है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। ठीक, हाइड्रोजन का अनुपात 2:1 का अनुपात इसी कारण होता है। ठीक, जल एक प्रमुख विलायक है। अस्थायी कठोरता कैल्शियम बाइकार्बोनेट एवं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। जल की स्थायी कठोरता धावल सोडा के द्वारा दूर की जा सकती है। सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का क्रॉस लगाइए। कठोर जल को पीने के लिए उपयोग में लाना चाहिए? नहीं, कठोर जल से आदमी मर जाएगा। अधिकांश ठोस पदार्थ की वरीयता ताप बढ़ने पर बढ़ती है? सही। जल का क्वथनांक पानी की शुद्धता का परीक्षण करने में उपयोग है? बिल्कुल सही बात है भाई। जल को हम गर्म कर देंगे। एक कंटेनर मैंने लिया जिसके अंदर में क्या था? अशुद्ध जल था, खारा जल था। दूसरा पानी लिया, इसमें अच्छा जल था, मृदु जल था, मैंने गर्म किया, तो जिसके अंदर में कठोर जल था, तो उसमें पानी जो बहुत देर में बाष्प के उड़ रहा था, ईंधन ज़्यादा खर्च हो रहा था। ठीक है, तो उपयोगी है। समुद्री जल में अधिक मात्रा में नमक घुला होता है? बिल्कुल सही बात है। वाष्पन की प्रक्रिया क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है, ये बात सही है। वाष्पन की प्रक्रिया क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। वाष्पन की प्रक्रिया क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वाष्पन की प्रक्रिया की क्षेत्रफल में वाष्पन की हम चाहें तो वैसे तो ये है कि अगर हम ज़्यादा चौड़ा क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए ज़्यादा चौड़ा क्षेत्र है, तो यहाँ पर हम सूर्य की गर्मी से थोड़ा पानी जल्दी वाष्प हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं इसे गर्म करने की करेंगे, तो गर्म में अगर ऐसा है तो पानी फिर भी गर्म होगा, तो ज़्यादा ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पर ये प्रश्न तो वैसे ऐसा है कि अगर हम वाष्पन की अगर ज़्यादा क्षेत्रफल है तो वो चीज़ ज़्यादा वाष्प हो जाएगी, ये बात सही है। वैसे इसको हम सही भी मान सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, इसे हम सही भी मान सकते हैं। जल की कठोरता का क्या कारण है? स्थायी कठोरता कैसे दूर करेंगे? तो ये हमारा देखो प्रश्न है। तो देखिए, जल की कठोरता कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के घुलित लवण, जैसे मान लीजिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट आदि के कारण होती है। जल की स्थायी कठोरता दूर करने का तरीका, सोडियम कार्बोनेट की एक निश्चित मात्रा स्थायी कठोरता वाले जल में डालकर उबाल लेते हैं। ठीक है, जल में उपस्थित घुले हुए लवण कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करके अम्लीय लवण बनाते हैं, जिन्हें
छान कर अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त जल साबुन के साथ झाग देता है, यानी जल की स्थायी कठोरता दूर हो जाती है। जाड़े के मौसम में नदियों के जल की सतह पर बर्फ जमी होने पर भी जल के अंदर के प्राणी कैसे जीवित रहते हैं? देखिए, जब ठंडे प्रदेशों में जाड़े के दिनों में ताप 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तो तालाबों तथा झीलों का पानी बर्फ बनकर जमने लगता है। जमी हुई बर्फ का आयतन अधिक, घनत्व कम होने कम कम होने कम होने से जमने लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से पानी का सतह बर्फ पर तैरने लगती है। जैसे क्या है, पानी की सतह क्या है, पानी की सतह पर क्या है, बर्फ तैरने लगती है, ठीक है। बर्फ पानी को अच्छी तरह कवच के समान ढक लेती है। समझ गए? यह बाहर की ठंडक को पानी के अंदर नहीं पहुंचने देती। बर्फ की यह परत जाड़े में स्वेटर पहनने के समान है। तालाब या झील की सतह पर जब ताप 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो सतह के नीचे का ताप शून्य से भी अधिक रहता है और वह पानी ही रहता है, क्योंकि बर्फ की परत पानी की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती। यही वजह है कि जाड़े के मौसम में नदियों के जल की सतह पर बर्फ जमी होने पर भी जल के अंदर प्राणी जीवित रहते हैं। अगला प्रश्न आ गया, जल संरक्षण से होने वाले लाभ लिखिए। जल संरक्षण का अर्थ है पानी की बचत करना। जल संरक्षण के दूरगामी लाभ हैं। यदि हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन खर्च होने वाले जल का 10% जल भी बचाएं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए काफ़ी राहत हो जाएगी। इससे एक लाभ यह भी होगा कि जल की कमी होने पर हम बचे हुए जल का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को भी जल प्राप्त हो सकेगा जो जल संकट का सामना कर रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ पर समाप्त होता है हमारा, हमने सारा का सारा कंटेंट अपनी किताब से लिया है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर पाठ का क्या होता है प्यारे बच्चों, समापन होता है। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक सारे बच्चों के लिए बाय बाय। बेसिक शिक्षा परिषद में जाके विद्यालय में पहुंचे, पढ़ें, अपने गुरुओं से नई नई चीज को सीखें। बाय बाय।